खेत है, गांव है, पीपल का छांव है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को कृषि उद्यमिता विकास के लिए दिया जाता है प्रशिक्षण। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिया कृषि रोड मैप बनाने का निर्देश। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि व्यवसाय क्षेत्र में उद्यमिता विकास करने के लिए जो किसान कृषि आधारित लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राज्य के किसान इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर कृषि आधारित लघु उद्योगों की योजना, स्थापना और उसके संचालन के बारे में जान सकते हैं। कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव ने BAU में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि अधिकारियों को राज्य के लिए कृषि का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य को कृषि हब के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों के बीच ई-चौपाल लगाएं तथा पंचायत जाकर योजनाएं बनाएं। राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती और आगात रबी फसल लगाने के लिए योजना बनाकर कार्रवाई करें। इस अवसर पर उन्होंने राज्य बागवानी मिशन द्वारा शिमला मिर्च और लेमन ग्रास की खेती पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया। धान फसल के बेहतर बढ़वार के लिए सबसे जरूरी होता है खरपतवार नियंत्रण। इस कार्य के लिए किसान अपनी सुविधानुसार स्वयं अपने हाथों से या कृषि यंत्र या रासायनिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। वैज्ञानिक आधार पर धान फसल से 2 बार खरपतवार निकालना जरूरी होता है। पहला रोपा के 20 दिन बाद और दूसरा 40 दिन बाद। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में हमारे विशेषज्ञ की राय है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में हमको यह कार्य बहुत दुरूह लगता है कि हाथ से खरपतवार निकालें, क्योंकि एक तो हमको लेबर नहीं मिलता, यदि लेबर मिलता भी है तो समय पर नहीं मिलता, और दूसरा इसमें लागत बहुत आती है। तो ऐसे परिस्थिति में हम यांत्रिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी की मजबूरी है कि हमको हाथ से ही निकालना है, तो उसमें किसान भाइयों को बता देते हैं कि इसमें 2 बार कम से कम हाथ से निकालने का कार्यक्रम करें। एक तो रोपाई के 20 से 20 दिन पर आप खरपतवार निकालें, दूसरा 40वें दिन पर आप खरपतवार निकालें। इस तरह से आपको व्यापक समय तक हमारे खेत खरपतवार रहित होंगे। राज्य के किसान अगर फलदार फसल पपीता लगाना चाहते हैं तो अच्छी उपज पाने के लिए पूसा मैजेस्टिक, पूसा डॉफ, पूसा नन्हा, पूसा जॉइंट या पूसा डिलीशियस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। पपीता का पौधा लगाने के लिए मई जून के अलावा सितंबर और अक्टूबर का महीना भी उपयुक्त माना जाता है। किसान भाई अधिक उपज देने वाले प्रभेदों में पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत किस्मों के अलावे कुर्ग हनीड्यू, CO1, CO2, वाशिंगटन, सोलो, सिलोन, हवाई या मधु नामक उन्नत प्रभेद भी लगा सकते हैं। इनकी उपज क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। जो किसान अपने ताड़ खेत में फसल की निकौनी करना चाहते हैं, वो इस काम के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब हम मिलेंगे एक सफल किसान से और उनसे साझा करेंगे उनका कृषि अनुभव। आज जिस किसान से हमारी मुलाकात होने वाली है, उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो बदलते वक्त के साथ नई कृषि तकनीकों को जरूर अपनाते हैं, लेकिन खेतों की प्राकृतिक उर्वरता और उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता करना नहीं चाहते हैं। 10 एकड़ जमीन में खेती करता हूँ। 7 एकड़ में लगभग मैंने अभी धान की फसल है, हम लोग का धान की मुख्य खेती है, इसलिए हम लोग धान लगाए हुए हैं। 7 एकड़ में करीबी 1 एकड़ ज़मीन में मैंने ये देख रहे हैं, मैं अभी बादाम के खेतों में बैठा हुआ हूँ, लहला रही है। यह बादाम की खेती मैंने जून महीने में की थी। यह करीब अक्टूबर महीने में इसकी ये पक कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी बिक्री मार्केट में किया जाएगा। मैंने टमाटर की भी खेती की है, मिर्चा की भी खेती की है और बैगन की खेती भी की है। टमाटर की फसल अभी फूल दे रहा है, कहीं कहीं रोपाई भी हो रही है और
मिर्चा की फसल अभी मार्केट में मेरी शुरू हो गई, निकलनी शुरू हो गई, जो 40-50 के भाव बिक रही है। तो मेरा भरण पोषण जो होता है ना, अभी तो मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी अभी खेती करता हूँ, और मेरी जो आमदनी से मेरा परिवार अभी खुशहाल जीवन जी रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1875 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5300 रुपए, गेहूं 1380 रुपए से 2250 रुपए, चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4550 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4650 रुपए से 5600 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 3500 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, जो आप देख ही रहे हैं, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन किसान भाइयों और जानकारियों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम, और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, और जानकारी का पिटारा अब खुलने वाला है। इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई है। और जानकारी का जिम्मेवारी किस पर है? आप देंगी जानकारी? जी, आप देने वाले थे फ्रेंच बीन के बारे में।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसान भाइयों, न हम देंगे जानकारी, न झुमकी बहन जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। लेकिन उसके पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी खरीफ का मौसम है और खरीफ के मौसम के बाद आता है रबी का मौसम, और रबी के मौसम की तैयारी में अभी से हमारे किसान भाई लग चुके होंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि रबी के मौसम में अगर हम फ्रेंच बीन की खेती करते हैं तो उसकी खेती कैसे करें और उसकी कौन कौन से किस्में लगाएं ताकि हमारी जो पैदावार है वो अधिक हो सके, किस्मों का चुनाव कैसे करें। बिल्कुल। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ अनिल कुमार जी से। आइए लेते हैं जानकारी। अभी हैं हम KVK बोकारो के प्रांगण में और आज आपसे चर्चा करेंगे रबी मौसम में फ्रेंच बीन की खेती के लिए खेतों का चुनाव और फ्रेंच बीन के उत्तम किस्म, और जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनिल कुमार। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वो फ्रेंच बीन की खेती के लिए अपने खेतों को कैसे तैयार करें। किसान भाई अपने खेतों की तैयारी करने से पहले अपने मृदा का सॉइल टेस्ट करा लें। फ्रेंच बीन की खेती सबसे अच्छी सैंडी लोम सॉइल में होता है। सबसे अच्छी अगर खेती होगी तो वो सैंडी लोम में होगा। हेवी सॉइल जो भारी मिट्टी होती है उसमें फ्रेंच बीन की खेती बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें वनस्पतिक वृद्धि कम हो जाता है और उसमें उपज कम होता है। और उसका जो सॉइल पीएच है, सॉइल पीएच 5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर सॉइल एसिडिक है तो किसान भाई प्रति हेक्टेयर 25 कुंटल लाइम का इस्तेमाल, चूना का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। खेत की जो तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम खेत की अच्छे ढंग से जुताई करते हैं। 3 से 4 अच्छी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद उसमें से जो भी खरपतवार है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। खरपतवार निकालने के बाद हम लोग उसको पाटा मारते हैं, जिससे खेत की ज़्यादा से हम लोग खेत को बराबर कर दें। पाटा मारने के बाद हम लोग किसान भाइयों से अपने ही आग्रह करते हैं या अपने हिसाब से खेत की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से खेत की क्यारी बना लें कि खेत की क्यारी कितनी लंबाई चौड़ाई की उनकी होनी चाहिए, उस हिसाब से खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के अच्छी ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होगा, उनको सिंचाई करने में, उनको तोड़ाई करने में, उनको इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने में आसानी होता है। इसलिए अपनी क्यारी को अपने हिसाब से वो बना लें। और डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि फ्रेंच बीन की कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं। हमारे यहाँ अभी जो किसान भाई जो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है उसमें एक है आपको स्वर्ण प्रिया, जो मुलायमदार, गूदेदार और रेशा रहित है, और ये चपटा किस्म है, स्वर्ण प्रिया है। दूसरा है पूसा पार्वती, ये भी चपटे किस्म की है। अर्का कोमल है, कंटेंडर है। ये जो वैरायटी है अच्छी वैरायटी है और किसान भाई इसको लगा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की जो वैरायटी है, एक है फाल्गुनी जो सेमनिस कंपनी का है, एक है सगुनी, एक फाल्गुनी है और दूसरी वैरायटी सगुनी है, जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। किसान भाई इसको लगाते हैं। और फ्रेंच बीन ग्रोथ के हिसाब से 2 तरह का होता है, एक झाड़ीनुमा फ्रेंच बीन होता है और एक होता है लत्तेदार होता है। तो लत्तेदार में जो है स्वर्ण लता आता है, बिरसा प्रिया है, ये सब वैरायटी लत्तेदार में है जो हम लोग बारिश में किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते ये भी बताइए कि हमारे किसान भाई फ्रेंच बीन को कब लगाएं, उचित समय क्या होगा फ्रेंच बीन लगाने का। देखिए, हम लोग फ्रेंच बीन जो वसंत के लिए हम लोग करते हैं वो फरवरी महीने में करते हैं। जो ठंडे महीने के लिए हम लोग करते हैं वो सितंबर महीने में करते हैं। और जो बारिश में हम लोग जो करते हैं वो हम लोग जून महीने में फ्रेंच बीन की खेती करते हैं। अब आप बता दें कि वो बीज दर क्या होनी चाहिए फ्रेंच बीन की और कितनी दूरी में लगाएं। देखिए, हमारे यहाँ जो किसान भाई जो बीज दर इस्तेमाल करें वो 60 kg से लेके 80 kg के तक का बीज रेट है पर हेक्टेयर के हिसाब से। और वो बीज सीड रेट जो है, बीज दर जो है वो किस्म अलग अलग है। किसी का 60 kg प्रति हेक्टेयर है, कोई 70 kg प्रति हेक्टेयर लगता है, कोई बीज 80 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। उसको जो हम लोग स्पेसिंग रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर, मतलब कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो हमारे किसान भाई कौन से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर FYM या गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन 100 kg, फास्फोरस 50 kg और पोटास
50 kg 50 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना है। जो नाइट्रोजन का हिस्सा है आधा जो है हम खेत तैयारी के समय ही डाल देते हैं, आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा मात्रा पोटास की हम लोग जिस समय खेत की तैयारी करते हैं उस समय डाल देते हैं खेत में। जो बचा हुआ नाइट्रोजन है, जो रेस्ट आधा जो नाइट्रोजन है, हम लोग उसको खेत में स्टैंडिंग क्रॉप में लगाते हैं। जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है, लगाने से 20 से 25 दिन के बाद हम लोग अपने बचे हुए जो नाइट्रोजन है, खेत में नमी बनी हो और उसमें हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल, बचा हुआ नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कि वो अपनी फसल की देखरेख कैसे करें, जो तैयार हो चुकी है उसकी देखरेख कैसे करें हमारे किसान भाई? देखिए, जो हम लोग देखरेख करते हैं, देखरेख में सबसे पहला हम लोग को ये करना है कि किसान भाई जो मटर लगाते हैं, मटर लगाने पे बहुत जगह कहीं कोई मटर नहीं हुआ जिसका जर्मिनेशन अंकुरन नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले उस मटर का हम लोग गैप फिलिंग करते हैं। पहला काम हमको क्या करना, गैप फिलिंग करना। गैप फिलिंग करने के बाद हम लोग को इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना है। उसमें क्या करना, जब हमारा पौधा 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन का जब हो जाए, तब हम उसमें हम लोग अच्छे ढंग से खेत का जितना भी निकौनी करते हैं, ज़्यादा घास फूस निकालने के बाद हम लोग खेत में जो पौधा उस पर मट्टी चढ़ा देते हैं। मट्टी चढ़ाने से क्या होता है, एक तो सिंचाई करने में आसानी हो जाती है और जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसी समय उस खेत में हम लोग डालते हैं। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपने फ्रेंच बीन की खेती से लाभ उठा सकें? किसान भाइयों, अभी जो फ्रेंच बीन खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। किसान भाइयों से मेरा एक आग्रह है कि जब भी बाज़ार से बीज खरीदें, उपयुक्त किस्म के बीज खरीदें और बीज का जर्मिनेशन टेस्ट पहले कर लें कि उसकी अंकुरन क्षमता कैसी है, उसके बाद ही वो बीज को लगाएं। तो किसान भाइयों, आप अपने खेतों की तैयारी बहुत अच्छे से करें, उत्तम किस्मों का चुनाव करें जिससे आप अपने फ्रेंच बीन की खेती से लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम आपके डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। आप तो फ्रेंच बीन बिल्कुल लहलहाएंगे हमारे खेतों में। क्यों? लेकिन झुमकी बहन, आपसे एक हमारी शिकायत है, आप बोलने नहीं देती हैं। अरे कभी कभी तो मौका मिलता है आपको चुप कराने का। अरे चुप कराने का नहीं, आप ही बोलिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों से थोड़ा सा गुफ्तगू तो कर लिया कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई झुमकी बहन हमसे बात कर रही हैं। एक बात जान लीजिए, जब तक आप चिप्स नहीं खिलाएंगे आलू का ना, तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। बस आपके लड़ाई झगड़ा बंद। और किसान भाई हमारे लड़ाई झगड़ा देखने के लिए टीवी सेट के सामने नहीं बैठे हैं, जानकारी लेने के लिए बैठे हैं। तो हम एक जानकारी और आपको देने जा रहे हैं किसान भाइयों, आलू की खेती के बारे में। इसीलिए तो मैंने चिप्स की बात कही। और आलू की बेहतर पैदावार लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी किस्में लगानी चाहिए, इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार जी। आज हम आए हुए हैं केवी के बोकारो और जानेंगे कि आलू के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और उसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवी के ही डॉक्टर सुधीर झा जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी आलू लगाने का समय है, तो वो खेत की तैयारी कैसे करेंगे? अभी तो आलू लगाने का सबसे उपयुक्त समय आ रहा है। तो आलू के लिए किसान भाई टाड़ ज़मीन जो है, या बारी हो या टाड़ 3 जो मध्यम ज़मीन है, उसमें आलू की खेती कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर से या हल से 3-4 बार अच्छी तरह से जुताई करें, पाटा देकर खेत को पूरी तरह से बराबर कर लें। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि पानी निकास की सुविधा अच्छी तरह से हो, क्योंकि पानी न जम रहा है। तो कौन कौन से प्रभेद हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाई लगाएं? आपने सही प्रश्न किया है। आलू में 3 तरह की किस्में होती हैं। एक होती है आगात किस्में, जो कि 90 दिनों में तैयार होती हैं। ये मुख्यतः खुफरी अशोका, खुफरी पोखराज, जो 90 दिन की क्रॉप है और जिसे अक्टूबर माह में लगाया जाता है, जो अभी आ रहा है समय, इसके लिए उपयुक्त है। दूसरी मध्यम किस्में हैं जो 100 दिन की होती हैं और उसके लिए खुफरी कंचन, खुफरी लालिमा, ये 2 प्रभेद झारखंड में मुख्यतः लगाई जाती हैं। और एक किस्म है पिछात, जिसमें खुफरी सिंदूरी मुख्यतः है, जो 110 दिन के लिए होती है और इसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगाया जाता है। अब जो है कि आलू लगाने के लिए बीज जो है, बीज का साइज 25 से 30 ग्राम के बीच होना चाहिए। 25 से 30 ग्राम का बीज जो है उपयुक्त माना गया है। अगर बीज का साइज बड़ा है तो उसे किसान भाई काट कर भी लगा सकते हैं, परंतु काट कर अगर लगाते हैं तो उसके लिए बीजोपचार जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए बीज हमेशा
आलू का भी बीज लगाते हैं तो बीजोपचार करके लगाएं। तो बीजोपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, फंगीसाइड है, उसका 0.1% घोल, अर्थात 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के आलू को उसको 20-25 मिनट डुबा के रखना है और उसके निकालने के बाद आलू को खेत में लगाना चाहिए, ताकि जो आपके फसल में जो बाद में झुलसा रोग आता है, ब्लाइट जिसको बोलते हैं, उसका प्रकोप ना हो सके। अब बात आती है बीज दर की, तो कितने मात्रा में हमारे किसान भाई बीजों का रोपण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो हो अपने खेतों में उपजा सके? हाँ, देखिए बीज दर जो है बीज के साइज पर डिपेंड करता है। अगर बीज का साइज बड़ा होगा तो बीज ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर बीज का साइज 20 से 25 ग्राम से 30 ग्राम के बीच है तो 25 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। और 25 से 30 उसका लगाने का जो दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ पर किसान भाई खास करके दूरी जो है वो कम कर देते हैं, तो उसे 50 से 50 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि पौधे को पर्याप्त जगह मिले आलू को बैठने के लिए। अगर दूरी कम कर देंगे तो आलू की उपज अच्छी नहीं होती है, इसलिए 50 सेंटीमीटर की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब एक अहम बात आती है कि उर्वरक का, जिस प्रकार शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसी प्रकार हमारे बीजों को भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन से उर्वरक हैं और कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई आलू के फसल में डालें? हाँ, आलू एक ऐसी फसल है जिसको कि उर्वरक की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, अतः किसान भाई, खास करके यहाँ के किसान भाई, उर्वरक की मात्रा जो संचित है उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब अगर आलू की खेती किसान भाई कर रहे हैं तो सर्वप्रथम 20 से 25 टन गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा यूरिया खाद 150 केजी, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 केजी और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको पोटास खाद बोलते हैं, लाल रंग की होती है, वो 200 केजी रोपाई करने के समय में जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो लाइन में इतनी खाद लाइन में शुरू में डालनी चाहिए। और तत्पश्चात जब हम मट्टी चढ़ाते हैं खेत, आलू के खेत में, तब बाकी की जो यूरिया की खाद है 150 केजी यूरिया की खाद मट्टी चढ़ाने के समय प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। अगर हम इतनी मात्रा डालेंगे तो हमें आलू की अच्छी उपज मिलेगी। और हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वे आलू की खेत में डीएपी का उपयोग न करके एसएसपी का प्रयोग करें, ताकि आलू की खाद को जो सल्फर की आवश्यकता है वो भी पूरी हो सके। अब बात आती है सिंचाई की, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और ज़रूरत की चीज़ है पानी, तो जल ही जीवन है। उसी आधार पे हमारे आलू की सिंचाई कितने दिनों पर हमारे किसान भाई करेंगे? हाँ, आपने सही किया कि आलू तो बिना सिंचाई के हो नहीं सकती है। तो आलू में जो है, आलू लगाने के प्रथम सिंचाई आलू लगाने के 3-4 दिन के बाद, आलू की रोपाई करने के 3-4 दिन के बाद करनी चाहिए। तत्पश्चात 8 से 10 दिन के अंतराल पर, झारखंड में 8 से 10 दिन के अंतराल पर आलू में नियमित सिंचाई करनी पड़ती है। कम से कम 7-8 सिंचाई लग जाती है आलू में, तब जा कर के आपको आलू की उपज, अच्छी उपज मिलेगी। कितने दिनों के अंतराल पे हमारे किसान भाई? 8 से 10 दिन के अंतराल पर आलू में सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद एक बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है जो कि निकाई गुड़ाई की होती है, मट्टी चढ़ाने का जो सिलसिला होता है, तो वो जब हमारे किसान भाई करते हैं तो कौन से उर्वरक डालेंगे और खरपतवार के नियंत्रण कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो आलू लगाने के 1 महीना के बाद, 30 दिन के बाद आलू में निकाई गुड़ाई करके मट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो आलू जब लगाए हैं उसके 1 महीना के बाद आलू में मट्टी चढ़ा दें, अच्छी तरह से घास पतवार निकाल कर मट्टी चढ़ाएं और उसमें यूरिया का उपनिवेशन करें, मतलब जो यूरिया खाद बची हुई 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया डाल दें उस समय में, और पानी उस आलू के खेत में मट्टी चढ़ा दें। किसान भाई जानते हैं कि झुलसा रोग है जो बहुत काफ़ी मात्रा में आलू में लगता है, जिसमें भूरी भूरी चित्ती हो जाती है पत्ती पर। उसके रोकथाम हेतु किसान भाई, एक तो मैंने पहले बताया कि बीजोपचार करें, अगर उसके बाद भी खेत में प्रकोप होती है तो उससे बचाव के लिए एक दवा है रेडोमिल का छिड़काव कर सकते हैं। रेडोमिल का छिड़काव 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर रेडोमिल का छिड़काव करें, या रेडोमिल नहीं मिलता है तो एंडोफिल M45 नामक दवा है, जिसका छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के कर सकते हैं। ये दोनों दवा, रेडोमिल अगर मिलती है तो अच्छी दवा है, नहीं मिलती है तो डाइथेनियम 45 का प्रयोग करें। और उसमें एक कीट आती है एफिड, तो उससे बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन नामक दवा है, जो 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। जब लगाने के करीब 1 महीना के बाद प्रकोप हो सकता है एफिड का, तो उससे बचाव के लिए ये दवा छिड़क सकते हैं। इन सब का उपाय अगर कर लेंगे, कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण कर लेंगे, तो किसान भाई आलू की अच्छी उपज ले सकते हैं।
आलू की औसत उपज करीब करीब 300 क्विंटल से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आमतौर पर किसान भाई प्राप्त करते हैं। अगर उर्वरक की पूरी मात्रा और प्रबंधन अच्छी करेंगे तो उससे ज़्यादा 400 क्विंटल तक भी आलू की उपज मिलती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी बताई, अगर उसके अनुसार आप आलू की फसल लगाते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं तो आप उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। अब तो मिल जाएगा चिप्स का पैकेट, क्यों? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन आपका एक काम छोटा सा बाकी है, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हमें लिखकर भेज सके। इसलिए आपको पता ज़रूर हमारा नोट करना पड़ेगा। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो हमें दीजिए अनुमति। इसी के साथ नमस्कार।